तो आज हम लोग मेज़रमेंट ऑफ कंडक्टिविटी इन आयोनिक सॉल्यूशन कि आयोनिक सॉल्यूशन का हम लोग जो कंडक्टिविटी है उसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि आप आयोनिक सॉल्यूशन को आप अगर लेते हैं तो उसे हम कैसे कनेक्ट करेंगे, है ना। वायर को तो कनेक्ट करना क्या होता है, सर्किट में आसान होता है। तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध मापना, रेजिस्टेंस को मेज़र करना, किसी अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करना व्हीटस्टोन ब्रिज से हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन किसी आयोनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस को मेज़र करना हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा कठिन होता है। यहाँ पे दो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ से आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने लिखा है, जो टॉपिक लिखा है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी इन आयोनिक सॉल्यूशन, और आप यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम लोग पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फाइंड करने के बाद हम रेजिस्टेंस के बाद हम लोग कंडक्टिविटी आसानी से निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लैंग्वेज लिखते हैं, उसके बाद आप उस लैंग्वेज को थोड़ा पढ़िएगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम आने वाला है उसको हम लोग समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम आता है, और फिर उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखते हैं जो हमने अभी बोला है। तो देखिए यहाँ से लिखा गया है, वी नो दैट एक्यूरेट। तो देखिए यहाँ से लिखा गया है, वी नो दैट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ व्हीटस्टोन ब्रिज। आप व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा किसी अननोन रेजिस्टेंस का सही मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन जबकि फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयोनिक सॉल्यूशन वी फेस टू प्रॉब्लम्स। यहाँ पे दो समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको, दो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदी में यहाँ पे लिख दिया गया है। हम जानते हैं कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। व्हीटस्टोन नाम है, ठीक है ना, के द्वारा किसी अज्ञात का मतलब जो हमें मालूम नहीं होता, प्रतिरोध का सही मापन किया जा सकता है। किंतु किसी आयनिक विलयन के प्रतिरोध मापन में हमें दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब सवाल यहाँ से है कि कौन कौन सा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आने वाला है, हम लोग उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड में हम प्रॉब्लम लिखेंगे और राइट साइड में उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले है ना, प्रॉब्लम्स, और उसको हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम जो है, अगर आप डीसी करंट को सप्लाई करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन चेंज। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है, बदल जाता है, क्योंकि जब आप डीसी करंट सप्लाई करते हैं तो उसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है और उस कॉन्सेंट्रेशन में हीट ज़्यादा प्रोवाइड होता है, जिससे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आइए हम लोग इसका हिंदी लिखते हैं। विलयन की सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है, सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, हम डीसी के जगह में क्या सप्लाई कर देंगे, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। तो डीसी जो है वो आपको जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा सॉल्यूशन का। क्यों, क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिससे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हमारे पास जो दूसरा प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम नंबर 2, वी कैन नॉट
connect the ionic solution into the Wheatstone bridge, है ना, कि हम सॉल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे हम लोग जोड़ेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का अभी हम फिगर लेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग तार को, वायर को जोड़ सकते हैं, लेकिन किसी सॉल्यूशन को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो आइए इसका हिंदी हम लिख लेते हैं। आयनिक विलयन को, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ा नहीं जा सकता है, तो यहाँ से लिख देते हैं, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आयनिक सॉल्यूशन को धात्विक तार, जैसे कि मेटेलिक वायर का जैसा हम नहीं जोड़ सकते हैं। तार को तो जोड़ना आसान होता है, सॉलिड को जोड़ना आसान होता है, लेकिन ये तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इधर सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, है ना। तो इसको जो है ना, सॉल्यूशन को हम लोग एक सिलेंडर का आकार है जो कांच का है, ट्यूब है ना, ग्लास का ट्यूब है, उसमें हम लोग भर लेते हैं। और उस जिसमें भरते हैं तो हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। हम लोग बनाने वाले हैं कंडक्टिविटी सेल। क्या बनाएंगे? कंडक्टिविटी सेल। इसको हम लोग हिंदी में चालकता सेल कहते हैं। अब चालकता सेल क्या होता है अभी हम फिगर लेंगे, ठीक है ना। अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। कंडक्टिविटी सेल का हम आप फिगर लेने वाले हैं, और कंडक्टिविटी सेल को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाएंगे, और उसका फिर रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कंडक्टिविटी सेल क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए कंडक्टिविटी सेल क्या है। वैसा सेल जिसे हम लोग आयोनिक सॉल्यूशन से क्या कर देते हैं, भर देते हैं, और उसे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। सेल को आयनिक विलयन द्वारा भरा जाता है तथा व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ा जाता है। इसी को हम लोग कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। अब हम यहाँ पे फिगर लेने वाले हैं कंडक्टिविटी सेल का, और उसके बाद हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग फिगर लेंगे, और जो भी आपके मन में जो भी डाउट है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, यह जो पिक्चर है यह कंडक्टिविटी सेल का पिक्चर, कंडक्टिविटी सेल। इसी को हम लोग चालकता सेल के नाम से जानते हैं, है ना। तो देखिए चालकता सेल हमने क्या किया है, एक सिलेंडर का आकार का कांच का ट्यूब है, और इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को भर के रखे हैं, और यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है उसको हमने क्या मान लिया है, एल मान लिया है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। और यहाँ से यहाँ की एल हो गई लंबाई, और ये ए जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। और यहाँ से देख पा रहे हैं आप सॉल्यूशन के अंदर इस वायर को लगा दिया गया है, और ये प्लैटिनम का क्या है यहाँ पे लगा हुआ इलेक्ट्रोड है, पीटी इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम जो होता है इनर्ट होता है, और इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं एसी करंट से, अल्टरनेटिंग करंट से। जैसा कि आप जानते हैं इस आयोनिक सॉल्यूशन को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, वायर में कैसे जोड़ेंगे, तो इसीलिए हम लोग इसको एक ट्यूब में भर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आयोनिक सॉल्यूशन को इसके अंदर क्या करते हैं, आयोनिक सॉल्यूशन को इसके अंदर डालते हैं, और फिर इस कंडक्टिविटी सेल को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम लिख देते हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे नेमिंग बाकी है उसको हम लोग कर देते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो है हम लोग भर के रखे हैं, ये है आपका आयोनिक सॉल्यूशन। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रोड का बीच का जो लेंथ है उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से हम लोग कुछ फार्मूला देखने वाले हैं। चलिए हम लोग कुछ फार्मूला देखते हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, आपको पहले बताया गया, ठीक है। तो जैसा कि आप पहले जानते हैं कप्पा जो होता है G इंटू जी स्टार के इक्वल टू होता है। तो हम यहाँ से G का जो वैल्यू निकाल सकते हैं कप्पा और बाई
जी स्टार निकाल सकते हैं। जी के जगह पे, हाँ, जी स्टार के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जी स्टार सेल कांस्टेंट होता है और जी स्टार का जो वैल्यू होता है आपका L/A होता है। आप इस चीज़ को पहले से जानते हैं। तो कप्पा हम ऊपर लिख दिए और नीचे जी स्टार के जगह में L/A लिख सकते हैं। जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो A कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कप्पा में क्या हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई, कप्पा इंटू A/L। इस तरह से जी का कंडक्टेंस का एक और फार्मूला आ जाता है, कप्पा इंटू एरिया बाई लेंथ। अब देखिए, आपको पहले पता होता है रेजिस्टिविटी होता है, रेसिप्रोकल होता है ना, कंडक्टिविटी के। ठीक है, तो कप्पा जो होता है कंडक्टिविटी होता है और जी जो होता है कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। तो G इज इक्वल टू 1/R। जी क्या है, कंडक्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस। यह एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। यह भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो देखिए, आगे हम लोग कुछ और फार्मूलाज देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है। ठीक है, तो जी बराबर हम लिख सकते हैं कप्पा बराबर बाई जी स्टार, है ना, कप्पा बाई जी स्टार। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं जी स्टार बराबर कप्पा बाई जी। ठीक है, जी स्टार बराबर 1/G को अलग करके लिख दिए और कप्पा को अलग करके लिख दिए। तो जी स्टार बराबर, जैसा कि आप जानते हैं 1/G जो होता है, G बराबर होता है 1/R। तो हम कह देंगे R, ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में लाएं तो 1/G। तो 1/G के जगह हम R वैल्यू पुट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख दिए, कप्पा। तो मतलब जी स्टार इज इक्वल टू कप्पा इंटू R या फिर R इंटू कप्पा। अब चूँकि आप जानते हैं R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, तो पहले आपको पता है कि L और A का रेशियो जो होता है क्या कहलाता है ना, L और A जो कहलाता है रेशियो में जी स्टार कहलाता है। तो R इज इक्वल टू रो इंटू जी स्टार भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से R बराबर रो का जो फार्मूला होता है 1/कप्पा भी होता है और जी स्टार बराबर L/A अगर आप पुट करना चाहते हैं तो यहाँ से एक और फार्मूला आ जाएगा, R इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हम जानते हैं जी स्टार पुट कर सकते हैं, जी स्टार। तो जी स्टार बाई कप्पा लिख सकते हैं। यह भी एक फार्मूला है जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। अब आइए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर बनाते हैं और उसके बारे में हम लोग समझते हैं। एक फार्मूला यहाँ से आने वाला है। फिगर देख पा रहे हैं, यह व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, R1, R2, R3, R4। ठीक है, और R2 के जगह पर हम लोग कंडक्टिविटी सेल को जोड़ेंगे, कंडक्टिविटी सेल। R1, R3, R4 का वैल्यू हमें मालूम है। R1 का वैल्यू हम यहाँ पे लगातार चेंज करते हैं। ये P जो है डिटेक्टर है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को लगाया जाता है, जो थोड़ी बहुत अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके बारे में हमें जानकारी देती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसमें 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें मालूम होता है और चौथा का हम लोग फार्मूला से निकालते हैं और उसी चौथे के हेल्प से, है ना, हम लोग कंडक्टिविटी सेल का भी रेजिस्टेंस को निकालते हैं। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं।
यहाँ पे R1 का वैल्यू हमें मालूम होगा, R3 का वैल्यू मालूम होगा, R4 का वैल्यू मालूम होगा, और इस R2 के जगह पे यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल को लगा दिया जाता है। कंडक्टिविटी सेल का आपको फिगर इससे पहले हमने दिखलाया है कि कांच का ट्यूब होता है, उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या फिर आयोनिक सॉल्यूशन को हम लोग भर के रखते हैं। तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला यहाँ से आता है, जैसे कि यहाँ पे R3 लेते हैं और R4 लेते हैं, तो R3 R4 का जो रेशियो होता है R1 और R2 के रेशियो के बराबर होता है। तो आपको अभी हमने बतलाया था कि कंडक्टिविटी सेल कहाँ पर लगाते हैं आप, R2 के जगह में। तो यहाँ से R2 का वैल्यू निकालिए, R2 का वैल्यू यहाँ से आप निकालिएगा तो ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में कर दीजिएगा। जहाँ R1 था रहने दिए, R4 डिवाइड में है तो R1 में क्या हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे R3 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इस तरह से हम लोग किसी अननोन रेजिस्टेंस का, है ना, किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से निकाल सकते हैं। यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा, R2 जो है आपका अननोन है, अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप R1 किसी को भी मान सकते हैं, R2 किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि 3 रेजिस्टेंस हमें मालूम होता है और जबकि चौथा हमें मालूम नहीं होता है, और उस अननोन रेजिस्टेंस के जगह पर हम लोग कंडक्टिविटी सेल को जोड़ देते हैं और उस कंडक्टिविटी सेल का हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक मोलर कंडक्टिविटी है, जिसको हम लोग मोलर चालकता के नाम से जानते हैं। इससे पहले के टॉपिक में हम लोग मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी इन आयोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी, अब सवाल है कि सर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को क्यों पढ़ते हैं, है ना। इससे पहले के सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया था उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग कंडक्टेंस देखेंगे, जो आयोनिक सॉल्यूशन होगा वह 1 मोल आयोनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। 1 मोल में जो कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सभी आयनों की चालकता जो कि वैद्युत अपघट्य विलयन के कितना होना चाहिए, 1 मोल से उत्पादित होती है, उसे हम लोग मोलर चालकता के नाम से जानते हैं। मोलर कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से लैम्डा यहाँ पर m लिखते हैं, है ना। ये है आपका मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस हम लोग किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, लैम्बडा, या फिर इसको हम लोग कैप के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ सभी आयनों की जो कंडक्टेंस होती है वो वैद्युत अपघट्य के विलयन 1 मोल से, है ना, 1 मोल से जो है ना उत्पादित होती है ना, 1 मोल से जो भी जनरेट होगा कंडक्टेंस, उसी को हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो आइए अब हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी का। तो मोलर कंडक्टिविटी में जो होगा कंडक्टिविटी को हम लोग कपा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए कितना वॉल्यूम के लिए, आपको 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। यहाँ से वॉल्यूम में हम लोग लिख देते हैं वॉल्यूम विच कंटेन, कितना वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम विच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, है ना। वैसा वॉल्यूम लेना है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट भरा हो। तो यहाँ से लैम्डा m कप्पा इंटू v, लैम्डा m क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। यहाँ पे देखिए एरर हो गया है, यहाँ पे आपको मोलर कंडक्टिविटी लिखना है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे लिखना है। अब जैसा कि आप जानते हैं, मोलरिटी का जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर
इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हम लोग किस में लिखते हैं, वॉल्यूम में। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मोल के लिए 1/v। तो यहाँ पे जैसा कि आप जान रहे हैं वॉल्यूम जो है लीटर में है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम इधर आ जाएगा 1/m। वॉल्यूम जो है आपका इन लीटर है, इसमें है 1/m हो जाएगा। अगर वॉल्यूम को आप सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लीटर वाले वॉल्यूम में 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और वॉल्यूम इन लीटर का जो वैल्यू है 1/m इंटू 1000 हो जाएगा। तो वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब अगर लिखना चाहेंगे, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 1000 को हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे, मोलरिटी, और यहाँ से आपको वैल्यू पुट कर देना है। लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर 1000/m, ठीक है, 1000/m, m क्या है आपका, मोलरिटी है। अब हम लोग यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट लिखते हैं, यूनिट ऑफ, है ना, यूनिट, द यूनिट ऑफ लैम्डा m इज इक्वल टू साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है। अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि अभी आप देखे हैं, लैम्डा m का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000/m। तो लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा का जो होता है यूनिट साइमन्स पर सेंटीमीटर होता है, मोलरिटी का जो होता है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो लैम्डा m जो हो जाएगा साइमन्स पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब सबसे ऊपर चला जाएगा, और मोल क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो लैम्डा m का जो वैल्यू आने वाला है आपका साइमन, यहाँ 3 है पावर, यहाँ -1 है, इसको आप कर कैलकुलेट करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट आता है, जिसको हम लोग कैप m भी रिप्रेजेंट, कैप m भी बोलते हैं इसको, या तो इसको हम लोग लैम्डा m के नाम से भी जानते हैं।